कोई पेशेंट जिसमें बहुत ही स्ट्रांगली आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो, आपने उसका डी डायमर कराया और भैया उसका डी डायमर जो है पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब उसके जो फर्दर टेस्ट हैं सीटी वगैरह वो आपको कराने ही कराने हैं, क्योंकि फिर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही और कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट जिसको रिस्क फैक्टर बहुत लो हैं, समझ लो इस बात को, अगर उसके रिस्क फैक्टर बहुत लो हैं और उसका डी डायमर पॉजिटिव आ गया, तो इम्पॉर्टेंस क्या है, तो फिर सारे टेस्ट कराने हैं। लेकिन कोई पेशेंट जिसकी रिस्क बहुत लो है और उसका डी डायमर भी नेगेटिव आ गया, तो हमें फर्दर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डी डायमर की बहुत ही हाई नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। मतलब जिस पेशेंट में आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और उसमें डी डायमर नॉर्मल है, तो फिर आगे कुछ नहीं करना। लेकिन जिस पेशेंट में आप क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हो, अगर उसमें डी डायमर नेगेटिव भी है, तो भी आपको फर्दर टेस्ट जैसे सीटी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, कलर डॉपलर, ये सब कराना पड़ेगा। तो ये चार्ट ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सस्पेक्ट किया है और क्लिनिकल रिस्क आप असेस करो, क्लिनिकल रिस्क अगर आपने असेस कर ली, उसका करो आप डी डायमर। अगर डी डायमर नेगेटिव है और रिस्क बहुत लो है, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डीवीटी नहीं हो सकता, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी पेशेंट का डी डायमर पॉजिटिव है, तो उसकी रिस्क असेस करो। अगर रिस्क हाई है तो भैया फिर तो ट्रीटमेंट शुरू कर दो बिल्कुल। लेकिन अगर रिस्क लो है तो फिर बाकी टेस्ट कराओ। अगर पेशेंट की रिस्क हाई है और डी डायमर नेगेटिव है, तो भैया फिर से सारे टेस्ट कराओ। कहने का मतलब ये क्लिनिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लिनिकल रिस्क बहुत कम है और डी डायमर नेगेटिव है, तो फिर कुछ नहीं करना। तो एक तो ये चार्ट आपको याद रखना, बहुत आसान चार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। और जिसमें आपने सबसे, जब डी डायमर पॉजिटिव है, रिस्क हाई है, तो आप पेशेंट का कराओगे। फिर सीटी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली डन टेस्ट है और इससे बेसिकली आप बिल्कुल विजुअलाइजेशन कर सकते हो हर चीज़ का। ऐसी वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैनिंग होती है, इसको करते नहीं है, वीक्यू स्कैनिंग। अब आजकल इसको करते नहीं है, पहले बहुत करते थे। इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में बेसिकली आपको राइट वेंट्रिकल को देख सकते हो, क्योंकि राइट वेंट्रिकल भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। जब इन पेशेंट का आप ईसीजी करते हो, तो मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग आती है वो आती है साइनस टेकिकार्डिया, यानी कि पेशेंट का टेकिकार्डिया होता है बहुत ज़्यादा।